नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। सच्ची घटनाओं, सच्ची वारदातों की कहानियों की श्रृंखला में आज की हमारी कहानी 2 साल पुरानी है। आज की हमारी कहानी महाराष्ट्र राज्य से है। महाराष्ट्र राज्य का जो बसई इलाका है, मुंबई का जो बसई इलाका है, वहाँ पर 26 जुलाई 2021 को जो बसई का बीच है, वहाँ पर समुद्र की लहरों में एक काला सूटकेस बहता हुआ आता है। वहाँ पर उपस्थित, वहाँ पर एंजॉयमेंट करने के लिए लोग जब उस सूटकेस को देखते हैं तो सभी बहुत अचंभित हो जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई संदिग्ध सूटकेस है। उसमें से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है और तुरंत बसई थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और सभी के समक्ष जब सूटकेस को खोला जाता है तो उसमें एक युवती की सर कटी लाश थी। पुलिस भी अचंभित थी क्योंकि उसमें सर नहीं था। तुरंत लाश को अस्पताल भेजा जाता है, शव का पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम कराने के उपरांत उसके कपड़ों की फोटोग्राफ्स, उसके शरीर की बनावट और उसके हाथों में जो मेहंदी लगी हुई थी, उसमें कुछ एक्सपर्ट पुलिस वाले थे जिन्हों का खुद का बहुत अच्छा एक अनुभव था। जब वो हाथ की मेहंदी को देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कहीं ना कहीं ये महिला जो है ये मुस्लिम है। अब ये महिला कौन है, इसके लिए पुलिस उसकी फोटोग्राफ से समाचार पत्रों में पोस्टर बनवाती है और पोस्टर जगह जगह लगाती है। मुंबई राज्य के समस्त थानों में इसको भेजा जाता है और सारे जो भी उपाय पुलिस कर सकती थी उन समस्त उपायों को पुलिस अपने तरीके से कर रही थी, लेकिन कहीं से इस लाश का कोई भी क्लू या साक्ष्य नहीं मिल पाता है। ऐसे में पुलिस थक हार कर इसके शव को सुरक्षित कर लेती है, इसके कपड़ों को सुरक्षित कर लेती है और इसका डीएनए सैंपल के लिए संरक्षित कर लिया जाता है और लाश को, क्योंकि पहले ही पता चल गया था ये लड़की मुस्लिम है, इसलिए मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार होने के बाद पुलिस इस केस की 302 धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर केस की तफ्तीश कर ही रही थी, लेकिन धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है और इसका कहीं भी कोई भी पता नहीं चलता है। 29 अगस्त को एक व्यक्ति जब थाने आता है तो वो बताता है मेरी भतीजी आज लगभग 14 महीने से गायब है, उसका कहीं से कोई पता नहीं चल पा रहा है। उनसे पूछा जाता है कि आपने इतने दिन बाद आकर थाने में एफआईआर क्यों दर्ज कराई, तो बताते हैं कि हम लोग कर्नाटक के बेलगाम के रहने वाले हैं और वो अपना नाम जावेद शेख बताता है कि मेरा नाम सर जावेद शेख है। मैंने अपनी बेटी की शादी मुंबई में रहने वाले आशिफ से की थी और मेरी बेटी का नाम सानिया शेख था और उसी के साथ मैंने उसकी शादी की थी और यहाँ पर उसका पति जो है वो दुबई में काम किया करता था। मैं बार बार उसको 1 साल से लगातार फ़ोन मिला रहा हूँ, लेकिन फ़ोन पे बात नहीं हो पाती थी। जब भी फ़ोन मिलाता था तो कहीं ना कहीं गलत नंबर बताकर फ़ोन काट दिया जाता था। इसकी वजह से मैं अभी 2-3 दिन पहले वहाँ आया था और आने के बाद जब मैं अपनी बेटी के ससुराल वालों का पता लगाया तो पहले पता चला, पहले जब हमने शादी की थी तो वो नाला सुपारा में रहते थे और नाला सुपारा के बाद
अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो लोग वहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर वहाँ से मुंब्रा पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने बड़ी मशक्क़त करने के उपरांत पता किया, रिश्तेदार नातेदार इधर उधर के जो भी लोग संपर्क में थे, तो कहीं से मुझे आसिफ की माँ का नंबर पता चला। जब आसिफ की माँ से मेरी बात हुई तो आसिफ की माँ ने बताया कि हम लोग नाला सुपारा की प्रॉपर्टी बेचकर मुंब्रा में शिफ्ट हो गए हैं। जावेद बताते हैं कि मैं ढूंढते ढांढते, क्योंकि मुझे पता था मुंब्रा में इनकी एक बेटी बहुत पहले से ही उसका मकान है, वो वहाँ रहती है, तो मैं रिश्तेदारों और सगे संबंधियों के सहयोग से वहाँ मुंब्रा पहुँचता हूँ। और जब मैं मुंब्रा जाता हूँ तो वहाँ पर अमायरा, जो मेरी बेटी साइना की एक छोटी बेटी है, वो तो वहाँ पर थी, लेकिन मेरी खुद की बेटी सानिया शेख वहाँ पर नहीं थी। मैं जब आसिफ से, उसके अब्बू से, उसकी अम्मी से मैं बात करता हूँ तो बताते हैं कि उसका किसी लड़के से अफेयर था, वो प्रेम प्रसंग में थी। और एक दिन ये लेटर लिखकर यहाँ से चली गई। मैंने लेटर भी देखा, उसमें लिखा था कि मैं फला लड़के से प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। वो लेटर दिखाते हैं और उसके ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगाते हुए कहते हैं वो मुझे छोड़कर बहुत पहले ही जा चुकी है। मैं वहाँ से वापस चला आता हूँ, एक जगह रिश्तेदार के यहाँ रुका हुआ था। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर सानिया मेरे साथ बचपन से रही है, वो ऐसी लड़की नहीं है, क्योंकि सानिया के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। हमने ही उसका पालन पोषण किया था। फिर मैंने इसकी शादी मुंबई में रहने वाले आसिफ से करवा दी थी। ये दूर से मेरा जानने वाला था और उसका जब तक वो मेरे पास रही, उसका कोई भी चरित्रहीनता का कोई भी आरोप उसके ऊपर नहीं लगा था। और अगर उसने कोई इस तरह का कांड या वारदात या घटना की थी तो इसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, और या मुझे सानिया की इस करतूत के बारे में क्यों नहीं बताया। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ और सोचने पर मजबूर होने के कारण, इसलिए सर मैं आपके पास आया हूँ। मेरी बेटी बहुत दिन से लापता है और उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है, तो अचोल थाना पहुंचकर वो एफआईआर पंजीकृत करवाते हैं। अचोल थाना इंचार्ज थाना प्रभारी जावेद शेख द्वारा बताई गई घटनाक्रम के आधार पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं और लड़की की तलाश शुरू की जाती है। जैसा कि उन्होंने लड़की की फ़ोटो पहले की उनके पास थी, वो फ़ोटो दिखाते हैं। फ़ोटो के आधार पर मुंबई के पिछले 1 साल में जितने भी उस उम्र की, उस हाइट की, उस शरीर की जो भी महिलाएं गुमशुदगी या बरामद हुई थी या लाशें बरामद हुई थी, उसके आधार पर पुलिस सारे थानों में उस फोटो को भेजती है। ऐसे में बसई थाने में जो समुद्र के बीच पर एक सरकती लाश बरामद हुई थी, वो लाश की फ़ोटो भी भेजी जाती है अचोल थाने में। अचोल थाना नाला सुपारा के समीप पड़ता है। अब अचोल थाने में जब वो फ़ोटो आती है तो वो फ़ोटो हल्का हल्का सा मैच हो रही थी। ऐसे में जब उसके चाचा को ये फ़ोटो दिखाई जाती है तो चाचा तुरंत पहचान लेते हैं, क्योंकि चाचा कभी कभी बताते हैं कि मैंने वीडियो कॉल पे बात जब बिटिया से करता था तो ये इसी तरह के सूट व कपड़े पहने रहती थी, और मेहंदी जब उनको दिखाई जाती है तो मेहंदी भी वो इस तरह की रखती थी, चाचा के ध्यान में था। इसलिए चाचा तुरंत ही उस लाश की प्रूफ कर देते हैं कि ये लाश उनकी भतीजी, उनकी बेटी सानिया शेख की ही है। लेकिन पुलिस वाले ये बताते हैं अभी आपको इस शव की शिनाख्त बाहर नहीं करना है, मैं इस लड़की के ससुराल वालों को भी बुलवाता हूँ,
उनसे भी इस फोटोग्राफ को दिखाया जाता है। देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं। ऐसे में आसिफ के माता पिता को थाने अचोल बुलाया जाता है। वो सौ के कपड़े, 100 की फ़ोटोज़ और कपड़ों को दिखाया जाता है, मेहंदी भी दिखाई जाती है, लेकिन वो लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन पुलिस की शंका बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो पुलिस उनसे बात कर रही थी तो बहुत ही वो लोग डरे सहमे थे, हिचकिचा कर बात कर रहे थे। ऐसे में पुलिस को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग कुछ ना कुछ तो संदिग्ध हैं। ऐसे में पुलिस के पास अभी कोई साक्ष्य सबूत नहीं था कि इन्हीं लोगों ने इसकी हत्या की है। तो वो आसिफ के घर पुलिस जाती है और पूछती है कि जो लेटर छोड़कर सानिया गई थी कि मैं लड़के साथ जा रही हूँ, वो लेटर हमें दिया जाए। पुलिस को वो लोग लेटर दे देते हैं। फिर पुलिस उस लेटर को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजती है। प्रयोगशाला में उस राइटिंग की भी धीरे से पुष्टि हो जाती है कि वो राइटिंग सानिया शेख की नहीं है, वो राइटिंग आसिफ ने स्वयं अपने हाथों से लिखी थी। ऐसे में पुलिस का सबूत और भी मजबूत और स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे में पुलिस फिर आसिफ और आसिफ के परिवार वालों को उठाकर थाने लाती है। आसिफ फिर वही घुमाने फिराने वाली बातें कर रहा था कि ये लाश उनकी नहीं है, मैं नहीं जानता कि है जिंदा है कि मर गई, मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं है। जब उससे राइटिंग के बारे में पूछा जाता है तो कहता है कि सानिया ही लिख के गई है। तब प्रयोगशाला के उसको राइटिंग दिखाई जाती है। राइटिंग के आधार पर जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, क्योंकि इसके पहले भी पुलिस 1-2 बार उसको लाई थी, लेकिन ये घुमा फिरा कर बातें बनाकर वहाँ से पुलिस ने इसको छोड़ दिया था। लेकिन अब पुलिस के पास इसके खिलाफ पूरा साक्ष्य था, सबूत थे, आधार था। तो पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और सख्ती से पूछताछ करने के आधार पर जब जो तथ्य, जो घटनाक्रम और जो कहानी सामने आती है, आप भी सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। वो बताता है कि 21 जुलाई 2021 को बकरीद का दिन था और मेरी एक बहन है जो मुब्रा में रहती है और वो उसके घर मैं अपनी बेटी को छोड़कर आ गया था और मैंने प्लान बना लिया था कि इसको रास्ते से हटाना है। हटाने के लिए मैंने पूरी तरह से इसके हाथ पैरों को बांध दिया और बांधने के बाद इसको एक बड़े से टब में डाल दिया और टब में पानी भर दिया और जिसमें ये सांस ना ले पाए। और मैं इसको उस टब में तब तक दबाए रखा कि जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए। मृत्यु के बाद मैंने इसके गले को काट दिया था, जिसमें इसके शव की पहचान ना हो पाए। और गला काटने जब मैं काट रहा था तो मैं बेहोश हो गया। तो फिर मेरे अब्बू ने आगे का गला स्वयं काटा था और शव की पहचान ना हो, कहीं सर किसी को बरामद ना हो जाए, इसलिए मैंने शव के पूरे बालों को भी बना दिया था। इसके ओंठ पर एक तिल था, उस तिल को मैंने शरीर से अलग कर दिया था, जिससे कहीं से भी कोई तथ्य, कोई भी सबूत, कोई साक्ष्य ना मिल पाए। और फिर मैं उस सर को ले जाकर एक खाड़ी में फेंक आया था। उसके बाद मैंने अपने बहनोई को फ़ोन किया और बहनोई क्योंकि कैब ड्राइवर है और वो उससे मैंने मदद मांगी, वो कार लेके आ गया। फिर मैं इसकी लाश को एक सूटकेस में पैक करके और समुद्र में फेंक दिया था। पुलिस के सामने जब ये उसकी हत्या की बात कबूल करता है तो पुलिस भी सन्न रह जाती है। उसके चाचा भी वहाँ पे उपस्थित थे। तब पुलिस पूछती है
कि तुमने इसको मारा क्यों, क्या दुश्मनी थी, क्या नाराज़गी थी, क्यों इसकी तुमने हत्या की। तो जो हत्या का कारण सामने आता है, आप भी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे, आप भी अचंभित रह जाएंगे। आश्चर्यजनक कर देने वाला यह कांड वो बताता है कि मेरी जो बहन मुब्रा में रहती थी, जहाँ मैं अपनी बेटी को छोड़ के आया था, उसकी शादी को 10 साल हो गए थे, उसके कोई संतान नहीं थी। जब 2017 में मेरी और सानिया की शादी हुई तो उसके 1.5 या 2 साल बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ, जिसका हम लोगों ने प्यार से नाम अमायरा रखा। मेरे अब्बू और मेरी अम्मी ने बार बार कहा कि तुमको अल्लाह फिर से कोई संतान दे देगा, इस बेटी को तुम मेरी बेटी को दे दो, वो उसका पालन पोषण करेगी और उसकी गोद भी भर जाएगी, तुम्हारे तो फिर से कोई ना कोई संतान हो जाएगी। आसिफ तो देने को तैयार था, लेकिन उसकी पत्नी देने के लिए तैयार न थी। सानिया ने इसका घोर कठोर विरोध किया, जिससे आज ही जाकर सभी लोग इससे गुस्सा हो गए और सभी लोग इसको बातों बातों में ताने दिया करते थे, परेशान किया करते थे। ऐसे में इसी गुस्सा के कारण, इसी नाराज़गी के कारण इन पूरे परिवार वालों ने मिलकर इसकी हत्या का प्लान बनाया। और हत्या का प्लान बनाते बनाते बनाया किस दिन, 21 जुलाई 2021 को। और उस दिन बकरीद का दिन था, कुर्बानी का माहौल था, और कुर्बानी वाले माहौल के दिन इन्होंने उसकी निर्मम तरीके से हत्या करके सर काट कर सर को दूसरी जगह, लाश को दूसरी जगह फेंक कर ये सभी घर आए। और घर आकर स्नान किया, फिर रिश्तेदार आए, नातेदार आए और संबंधी आए, सबके साथ बकरीद सेलिब्रेट किया। और कहीं से किसी को पता ना चले, आगे कोई मैटर ना हो, इसलिए इन्होंने नाला सुपारा का जो घर है, वो जो प्रॉपर्टी थी, उसको बेचकर वहाँ से मुब्रा शिफ्ट हो गए कि किसी को पता ना चले। माता पिता की बचपन में ही डेथ हो गई थी, चाची ने पालन पोषण किया था। उन्होंने पहले तो महीना 2 महीना फ़ोन मिलाया, लेकिन लगा होगा कि कहीं स्विच ऑफ होगा या मोबाइल नहीं होगा, बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब 1 साल बीत जाता है, बात नहीं हो पाती, जब भी फ़ोन मिलाते हैं तो ये पता चलता है कि ये रॉन्ग नंबर है। ऐसे में वो जब वहाँ आते हैं तब इस केस का खुलासा हो पाता है। मतलब 21 जुलाई 2021 को हत्या का केस 1-1.5 साल बाद जब उसके चाचा मुंबई पहुंचते हैं, तब इस केस का खुलासा होता है। वो भी एक ऐसा केस जिसकी लाश का सर ही नहीं था। पुलिस फिर 100 के सर को बरामद करने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन वो बरामद नहीं हो पाता है, क्योंकि 1 साल से ऊपर का समय बीत गया था, इसलिए संभव न था। लेकिन इस केस में जो अतोल थाना की पुलिस है, बसई थाना की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि जब शव बरामद हुआ तो उन्होंने उसके कपड़े और उसका डीएनए सैंपल रख लिया था, क्योंकि डीएनए सैंपल से ही पुलिस ने जांच की थी। तो अमायरा और आसिफ का डीएनए उस लाश से मैच कर गया था, जिससे ये पूरी तरह से साबित हो सका था कि ये जो लाश थी वो सानिया शेख की ही थी। और सानिया शेख को मानने वाले उसके ससुराल वाले ही हैं। ससुराल वालों ने जैसा सबके समक्ष, पुलिस के समक्ष इस चीज़ को मान भी लिया, और उसी के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए उनके आसिफ के अब्बू, आसिफ की अम्मी, उसके भाई और उसके बहनोई और उसकी बहन को जेल भेजा गया, क्योंकि सभी लोगों ने संयुक्त रूप से संलिप्तता के आधार पर सानिया शेख की हत्या की है। आज की यह हत्या, आज का ये कांड, आज की यह वारदात, जिसने भी सुना, एक बच्ची के लिए, गोद लेने के लिए दूसरे की ज़िंदगी से खेल जाना, दूसरे की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना, दूसरे की ज़िंदगी को ख़त्म कर देना, और ख़त्म करने का तरीका भी कितना निर्ममतापूर्ण। अगर जिसने भी सुना, जिसने भी इस कहानी को उस समय सुना था, अचंभित था, आश्चर्यचकित था
और सोचने पर मजबूर था कि एक ऐसी लड़की जिसके माता पिता नहीं है, चाचा चाची ने पालन पोषण किया, कर्नाटक के बेलगाम से मुंबई जैसे दूरी पर उसकी शादी हुई, विवाह हुई, पति के भरोसे आई, वही पति के परिवार वाले अपनी बेटी की सूनी गोद को भरने के लिए दूसरे की बेटी को कितना निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं। आज का हमारे समाज का माहौल, लोग रीति रिवाज, बच्चा नहीं होता है अडॉप्ट कर लेते, गोद ले लेते, अगर वो नहीं दे रही थी तो उसको नहीं मारते, प्यार से समझाते, हो सकता दे देती, नहीं मान रही थी तो अपने सपनों को साकार करने के लिए क्या दूसरे की हत्या कर देना कहाँ तक उचित है? आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। किसी की हत्या करना कभी भी उचित ना होगा, क्योंकि हत्याएं पूरे परिवार को, पूरे समाज को कलंकित करती हैं और आपको सजाएं भी दिलाती हैं। ऐसे में आप सभी लोग सतर्क रहें, सभी लोग जागरूक रहें, सभी लोग दूसरों को भी जागरूक करते रहें, सतर्क करते रहें और किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। इसी शुभकामना के साथ आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी आज की कहानी, आज की वारदात की घटना को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।